फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित है। इस वीडियो में मैं आपके लिए शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मिशन प्रेरणा की ऑनलाइन परीक्षा विभिन्न जनपदों में चल रही है। कहीं पर यह परीक्षा हो चुकी है और कहीं पर होने वाली है। पहले इस ऑनलाइन परीक्षा में प्रेरणा लक्ष्य के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा पैटर्न बदल चुका है। अब जो हमें 3 हस्त पुस्तिकाएं मिली थी, इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर विभिन्न जनपदों में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो मिलती रहें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ये कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। साथियों, आज तो मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। इससे अगली वीडियो में मैं आपको शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के नोट्स लेकर आऊँगा। ये मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल समाहित कर लूँ। अगला सवाल, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण कौन करेगा? तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें विकल्प मिलते हैं। विकल्प ए ARP, दूसरा विकल्प हो सकता है खंड शिक्षा अधिकारी, तीसरा विकल्प जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, या फिर एक चौथा विकल्प होता है, उसमें लिखा होता है उपरोक्त सभी। तो इसमें ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी आएगा। यानी कि शिक्षण संग्रही गतिविधियों का अनुसरण ARP भी करते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भी करते हैं और जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स भी करती है। अगला सवाल, नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक परीक्षण कौन करेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में भी विकल्प मिलते हैं कि ARP करेंगे या BEO करेंगे या ग्राम प्रधान करेंगे। इस तरह के विकल्प मिलते हैं। तो उसका सही विकल्प होगा उसमें खंड शिक्षा अधिकारी। नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक परीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी करते हैं। अगला सवाल, किसके द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों व शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण किया जाएगा? इसका जवाब है खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी इस तरह की गतिविधियों का अनुसरण करेंगे। अगला सवाल, प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करने और बच्चों की शैक्षिक प्रगति यानी कि संप्राप्ति स्तर में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो इसमें भी आपको विकल्प मिल सकते हैं। प्रधान अध्यापक, प्रधान SMC का कार्यकर्ता, इस तरह के विकल्प हो सकते हैं। तो उसमें हमारा जो अधिकार दिया गया है ये प्रधान अध्यापकों को दिया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन का अधिकार प्रधान अध्यापकों का है। अगला प्रश्न, अभिभावकों SMC के सदस्यों की मासिक बैठक और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराने का कार्य किसे सौंपा गया है? इसका जवाब है प्रधान अध्यापकों को सौंपा गया है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो इसका जवाब है मित्रों, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं को इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने पायदान हैं? तो इसका जवाब है 26। साथियों, मैंने एक प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की वीडियो भी बनाई हुई है, जिसमें मैंने बताया है
कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट, उनका क्या मीनिंग है, A4 क्या है, उसमें B4 क्या है। इस तरह से मैंने उस वीडियो में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी का विस्तार से वर्णन कर रखा है। अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर N का मतलब क्या है। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें N4 होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब परस्पर बातचीत। यानी कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ये बताया गया है कि हम किस तरह से अपनी कक्षा का जो शिक्षण कार्य है वो बेहतर तरीके से करा सकते हैं। तो एन का मतलब है नेगोशिएशन, मतलब टीचर को बच्चों के साथ परस्पर बातचीत करते रहना चाहिए। उनसे बात करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, वो हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। कुछ प्रश्न बच्चे हमसे करेंगे, हम उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो इस तरह से बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से कन्वर्सेशन होना बहुत आवश्यक होता है। अगला सवाल, मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता किन विषयों में पड़ती है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान या परिवेश अध्ययन। तो इसमें सही जो विकल्प होगा वो यही होगा, विज्ञान व परिवेश अध्ययन। विज्ञान या परिवेश अध्ययन में ही मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। CWSN का मतलब क्या होता है। CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को किसकी तरह बच्चे की अधिगम प्रक्रिया व उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है। तो इसका सही जवाब है एक्सरे टेक्नीशियन की तरह। एक शिक्षक को एक्सरे टेक्नीशियन की तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया व उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना चाहिए। अगला प्रश्न, मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, यह कथन किसको आत्मसात करना चाहिए। पहला विकल्प है अभिभावकों को, दूसरा विद्यार्थियों को, तीसरा प्रशासन को और चौथा शिक्षकों को। सही जवाब शिक्षकों को। अगला सवाल, शिक्षण योजना के कितने प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। तो मित्रों, शिक्षण योजना अगर आपने इसमें देखी हो शिक्षण संग्रह में, तो इसके 6 प्रमुख बिंदु बताए गए हैं। पहले बिंदु में हम लर्निंग आउटकम तय करते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या होंगे, और दूसरे जो बिंदु होता है उसमें लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त सामग्री का चयन करते हैं। तीसरे में शिक्षण योजना का जो चरण होते हैं, आरंभ में, मध्य में, शिक्षण के दौरान, उसमें हम समय का निर्धारण करते हैं। और चौथे नंबर पर सभी बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हों तो हम बच्चों की सहभागिता भी उसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। पांचवें नंबर पर होता है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन, ये भी होना चाहिए। और नंबर 6 पर आता है शिक्षण की रोचकता, यानी कि जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो उसमें रोचकता रहनी चाहिए। क्लास का माहौल में रोचकता बनी रहे, बच्चों को नीरसता महसूस न हो। तो ये होते हैं शिक्षण योजना के 6 बिंदु। अगला सवाल है, अच्छे फिर खाली स्थान है की पहचान करे योजना का निर्माण। खाली स्थान पर क्या आएगा, तो योजना का निर्माण कौन करता है, टीचर, तो यहाँ पर शिक्षक आएगा। अच्छे शिक्षक की पहचान करे योजना का निर्माण। अगला सवाल है, शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग होंगे। तो शिक्षक डायरी में कितने भाग होंगे, कुल मिलाकर 5। इसमें 5 भाग होंगे। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी। इसमें 5 भाग होते हैं। पहले भाग में होते हैं मुख्य प्रश्न, जिसमें शिक्षा से जुड़ी सामान्य जानकारी हो। दूसरे में होगा विस्तृत शिक्षण योजना का प्रारूप, और तीसरे में होगा शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूप। ये 100 पेज है इसके अंदर, जिसमें आपको अपनी शिक्षण योजना बनानी है। और चौथे में है शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्य का साप्ताहिक विवरण, इसके 50 पेज हैं। और नंबर 5 पर है, 5वें भाग में 10 रिक्त पेज हैं, जिनमें शिक्षक शैक्षिक सूचनाओं को अंकित कर सकेंगे। ये 5 भाग हैं शिक्षक डायरी के। अगला सवाल, शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों को
का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां होंगी? अभी आया था ये, 50 प्रतियां होंगी। अगला सवाल, शिक्षण योजना का प्रारूप जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे, इसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? इसका जवाब है 100 प्रतियां। अगला सवाल, आवश्यकता अनुसार विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के लिए शिक्षक डायरी में कितने रिक्त पेज होंगे? तो 10 पेज होते हैं इसमें। अगला सवाल है, प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया है? इसका जवाब है NCERT दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रधान अध्यापक प्रति सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की जा रही है? तो इसका जवाब है 10 बच्चे। प्रधान अध्यापक प्रति सप्ताह 10 बच्चों की प्रगति की जांच करेंगे और देखेंगे कि जो प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति किस तरह से सही रूप से दर्ज की जा रही है या नहीं। अगला सवाल है, विषयवार शिक्षण योजनाओं के उदाहरण किस परिशिष्ट में दिए गए हैं? तो शिक्षण संग्रह में परिशिष्ट दिए गए हैं, तो उसके परिशिष्ट 2 में शिक्षण योजनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। कक्षा 3 में मौखिक और लिखित कार्य का प्रतिशत कितना कितना होना चाहिए? इसका जवाब है 50% 50%, यानी कि 50% कार्य मौखिक होना चाहिए और 50% कार्य लिखित होना चाहिए। अगला सवाल है, कक्षा 2 में बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए प्रतिदिन क्रमशः कितना कितना समय दिया जाना चाहिए? कक्षा 2 में बोलने के लिए 2 घंटा देना चाहिए, पढ़ने के लिए 2 घंटा और लिखने के लिए 1 घंटा, कुल मिलाकर 5 घंटा, इस तरह से। अगला सवाल है, 2, 3, 4, 5 अध्यापकों पर आधारित सुझावात्मक समय सारणी किस परिशिष्ट में दी गई है? इसका जवाब है परिशिष्ट 4। अगला प्रश्न है, बाल संसद का गठन मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया है? इसका जवाब है भाग 3। बाल संसद का गठन मॉड्यूल के भाग 3 में दिया गया है। अगला सवाल, यदि कुल विद्यालय संचालन के न्यूनतम दिवसों में प्रार्थना के लिए निर्धारित न्यूनतम समय की गणना की जाए तो यह समय कितना होगा? साथियों, कुल मिलाकर 220 दिन विद्यालय खुलता है। अगर उसका हम हिसाब लगाएं तो लगभग 55 घंटे का समय होता है। अगला प्रश्न, मॉड्यूल के अनुसार सुनंदा किस जनपद की शिक्षिका है? तो साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में इनका नाम आया है सुनंदा का और उसमें ये मुरादाबाद जनपद की शिक्षिका बताई गई है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाते हैं? ए, संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, बी, प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थनाएं, सी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी तथा स्वास्थ्य चर्चा, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। प्रार्थना सभा में संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग जो होते हैं वो भी उसको आकर्षक बनाते हैं, प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थनाएं हो वो भी उसको आकर्षक बनाते हैं, और सामान्य ज्ञान के बच्चों से प्रश्न पूछे जाएं, उन्हें स्वास्थ्य पर सलाह दी जाए, उस पर चर्चा की जाए, ये सब एक्टिविटी प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाती है। अगला प्रश्न, प्रार्थना सभा के लिए किस प्रकार की योजना का निर्धारण आवश्यक है? ए, साप्ताहिक, बी, मासिक, सी, वार्षिक और डी, उपरोक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का जवाब है उपरोक्त सभी। प्रार्थना सभा के लिए सभी प्रकार की योजना का निर्धारण आवश्यक है। साप्ताहिक भी कर सकते हैं, मासिक भी और वार्षिक भी। तो साथियों, ये कुछ प्रश्न थे जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के थे और इसी तरह के प्रश्न मिशन प्रेरणा की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।